हे आज जे देशावरती जे संकट आलेलं आहे दोघांचं, नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या दोन माणसांचं या देशावरती जे आलेलं संकट आहे हे दूर होण्यासाठी म्हणून जेवढे प्रयत्न करता येतील तेवढे राज ठाकरे प्रयत्न करणार। दोस्तों, साल 2019 में राज ठाकरे अपने इसी भाषण के जरिए देश में जो मौजूद संकट है उसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और इन दोनों को महाराष्ट्र से दूर करने के लिए प्रयत्न करने की बात भी उन्होंने उस समय की थी। 5 साल बाद दिल्ली में राज ठाकरे और अमित शाह के बीच मंगलवार सुबह बैठक हुई है और ये संभव है कि राज ठाकरे एनडीए का हिस्सा बनेंगे। लेकिन क्या बीजेपी को राज ठाकरे से फायदा होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आज के इस वीडियो में चर्चा इसी मुद्दे पर जिसे लेकर महाराष्ट्र में जोर शोर से चर्चा चल रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ होने के बावजूद बीजेपी अब एक नए ठाकरे को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन टूटने के बाद से अब बीजेपी राज ठाकरे को एनडीए में शामिल करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में दोस्तों एनडीए की जो मौजूदा स्थिति क्या है वो आप कार्टूनिस्ट आलोक के इस तस्वीर से पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहले से ही जहां 3 पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद चल रहे हैं, उसमें राज ठाकरे को साथ लाने से क्या बीजेपी को वाकई फ़ायदा होगा? यही आज इस वीडियो का मुद्दा है। मंगलवार दोपहर को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में हुई बैठक के बाद से जहां बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के बीच चुनावों के लिए गठबंधन बनने और राज ठाकरे की पार्टी को 2 सीट दिए जाने की बात चल रही है, तो वहीं आपको ये समझना होगा बतौर दर्शक कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। अगर बीजेपी वाकई इतनी मजबूत है दोस्तों, तो उन्हें राज ठाकरे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उसका जवाब यह है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को साथ लाने के बावजूद बीजेपी महाराष्ट्र में दोस्तों वो माहौल बनाने में कामयाब नहीं रही है जिसकी उसे ज़रूरत है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे बीजेपी की छवि खराब हुई है। मसलन के तौर पर ऐसे कई इन्वेस्टमेंट और उद्योग हैं, उन्हें गुजरात भेजा गया है जिससे महाराष्ट्र को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र की जनता शिवसेना और एनसीपी इन दोनों पार्टियों में जिस तरह से फूट हुई है उससे भी वो खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक मजबूत विपक्ष का असर ये हुआ है कि मराठी माणूस में बीजेपी अपनी जगह बनाने में कामयाब फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। और अब जब बीजेपी को यह एहसास हो रहा है कि उन्हें एकनाथ शिंदे और अजित पवार इन दोनों के साथ आने के बावजूद वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे 2024 लोकसभा चुनावों में हो, तो वो अब राज ठाकरे को साथ लाकर मराठी वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और इसलिए इन दोनों पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनके बीच बातचीत हुई है। अब जब हम राज ठाकरे की बात कर रहे हैं तो उनके इतिहास के बारे में भी आपको बताना ज़रूरी है। दोस्तों, साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शुरुआत की थी और साल 2009 के विधानसभा चुनावों में उनके 13 विधायक चुनाए गए थे और राज ठाकरे उस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत नेता के तौर पर उभरते नजर आए। इसके बाद नासिक महानगर पालिका में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सत्ता बनाने में कामयाब रही, लेकिन धीरे धीरे अगर आगे की बात करें तो राज ठाकरे का चुनावों में प्रदर्शन खराब होता चला गया। अब तो हालात ऐसे हैं कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में से एमएनएस का केवल 1 विधायक मौजूद है। 2017 में आखिरी बार बीएमसी में चुनाव हुए थे, उसमें राज ठाकरे के 6 पार्षद चुनकर आए थे, उनमें से 5 पार्षद उस समय शिवसेना में शामिल हो गए थे, यानी राज ठाकरे के पास 1 विधायक और 1 पार्षद बीएमसी में मौजूद था। तो फिर राज ठाकरे के बीजेपी से हाथ मिलाने से क्या वाकई एनडीए को फ़ायदा होगा? यही सवाल आप पूछेंगे कि जब 1 विधायक है तब क्या ज़रूरत है। दोस्तों, साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना साथ में थी उस समय, आप ये बात याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 41 सीटें मिली थी, वो 41 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार तो बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया हुआ है। ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र में एक अच्छा प्रदर्शन चाहती है। मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन नेताओं से बात करते हैं जब हम, और तमाम सर्वे पर भी अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चलता है कि बीजेपी की जो मौजूदा स्थिति है महाराष्ट्र में
वो अच्छी नहीं है। इसलिए अब बीजेपी की कोशिश एक चेहरा के जरिए मराठी वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने और उद्धव ठाकरे की जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की उनकी कोशिश है। इसलिए राज ठाकरे के साथ बीजेपी की बातचीत अब तेज हो गई है दोस्तों। हालांकि जब हम इन दोनों पार्टियों के बीच नज़दीकियों की बात कर रहे हैं तो आपको राज ठाकरे की बदलती भूमिका के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है। साल 2014 में राज ठाकरे पहले उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही थी। तो वहीं आपको 2019 के इस दौर के बारे में भी बताना चाहिए जब राज ठाकरे नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी बीजेपी के खिलाफ लगातार महाराष्ट्र में बोल रहे थे। बाला साहेब ठाकरे की तरह ही राज ठाकरे भी अपने कार्टून के जरिए बार बार बीजेपी और उनके नीतियों के खिलाफ लिख और बोल रहे थे। इस दौरान वो सोनिया गांधी से भी मिले थे और तमाम जगहों पर अपने भाषण में उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पर तीखा हमला किया था। आप ये वीडियो देखिए। अच्छे दिन आएंगे ही जी घोषणा है ना, अच्छे दिन आएंगे। 1944च्या सुमारासमध्ये जे रुझवेल्ट होते ना त्यांच्या वडिलांची घोषणा होती अमेरिकेचे प्रेसिडेंट असताना, हॅपी डेज आर हिअर अगेन। त्याच्यावर घेतलेली ही घोषणा आहे आणि त्याच्यामध्ये ॲडॉल्फ हिटलरची पण तीच घोषणा होती, तशाच प्रकारची घोषणा होती। पण ही जोडगोळी ही या देशाला घातक आहे। यांनी त्यांचे रंग जे पहिल्या या 5 वर्षामध्ये दाखवलेले आहेत, दुर्दैवाने जर काही बरं वाईट झालं आणि जर समजा हे आले तर हा देश कुठे नेऊन ठेवतील, या देशामधल्या निवडणुका बंद करून टाकतील। आपने ये वीडियो देखा। हालांकि दोस्तों उसी 2019 लोकसभा चुनावों के बाद राज ठाकरे को 22 अगस्त 2019 को ईडी की ओर से एक नोटिस भेजा गया था और पूछताछ के लिए वो ईडी दफ्तर भी पहुंचे थे। वहां पर घंटों तक वो मौजूद थे। इसके बाद 2019 में कई चीज़ें महाराष्ट्र में भी बदली थी। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सत्ता आई और राज ठाकरे के जो चचेरे भाई हैं उद्धव ठाकरे, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। इन दोनों के बीच रिश्ते पिछले कई सालों से खराब हैं, बिगड़े हुए हैं। और दोस्तों जो राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे, उनके बाहर निकलने की जो एक बड़ी वजह थी वो उद्धव ठाकरे उस समय रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने और ईडी की ओर से मिले नोटिस के बाद राज ठाकरे के जो भाषण थे उसमें बदलाव फिर से देखने मिला। अब वो मराठी मानुष से ज़्यादा हिंदुत्व का मुद्दा उठाने लगे। मस्जिदों में अजान पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने की मांग राज ठाकरे ने की और ऐसा नहीं होने पर लाउडस्पीकर पर ही हनुमान चालीसा बजाने की मुहिम की शुरुआत उस समय राज ठाकरे ने की। तो मामला अब मराठी मानुष से आगे बढ़कर हिंदुत्व का हो गया था। शिवसेना में उसके बाद दोस्तों बगावत होती है और राज ठाकरे और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इनके बीच भी फिर नज़दीकियाँ बढ़ी और बात अब राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने तक पहुंच चुकी हैं जब मैं और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि राज ठाकरे और बीजेपी अगर साथ आते हैं तो इसका असर दोनों पार्टियों की छवि पर भी पड़ेगा। आप ये बात याद रखिएगा। राज ठाकरे जहाँ लगातार महाराष्ट्र में उत्तर भारत से आने वाले लोगों के खिलाफ बोलते रहे हैं और मराठी मानुष बनाम उत्तर भारतीय का मुद्दा वो लगातार उठाते रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो उत्तर प्रदेश में ही मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव यूपी के वाराणसी से ही लड़ते हैं। ऐसे में अगर राज ठाकरे और बीजेपी वाकई साथ आते हैं तो उत्तर भारतीय वोट बैंक पर इसका क्या असर होता है ये देखना अहम होगा। इस पर बीजेपी को देखना होगा क्योंकि बीजेपी के जो वोट बैंक है वो यूपी से आती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी की छवि मराठी मानुष के बीच खराब हुई है। मैंने आपको ये बात कहा। मुंबई के डायमंड बोर्स को सूरत शिफ्ट किया गया, महाराष्ट्र में आने वाले निवेश को गुजरात ले जाया गया। इसके अलावा आप जानते हैं कि यहाँ पर एक बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है। कोंकण में बारसू में एक प्रस्तावित रिफाइनरी को बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है। इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर महाराष्ट्र की जनता बीजेपी से नाराज़ है। कई जगहों पर तो ये महाराष्ट्र बनाम गुजरात तक का मुद्दा बन चुका है। ऐसे में मराठी मानुष की राजनीति करने वाले राज ठाकरे अगर बीजेपी के साथ जाते हैं, जिन पर सब कुछ महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने का आरोप लगता है, मराठी बनाम गुजराती का ये मुद्दा उठता है, तो उसका वो क्या जवाब देते हैं ये भी देखना बहुत अहम रहने वाला है दोस्तों। ना ही राज ठाकरे के लिए और ना ही बीजेपी के लिए अपनी छवि को सुधारना आसान होगा। इसके साथ ही पहले से आपको ये भी याद रखना है
कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे अपनी अपनी पार्टियों के लिए लोकसभा चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। उन्हें भी तो सर्वाइव करना है। ऐसे में इस गठबंधन में अगर एक और पार्टी शामिल होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इनके सीटों में कटौती हो सकती है, इनके भी जो विधायक या जो प्रत्याशी हो सकते हैं वो नाराज़ हो सकते हैं। तो ये भी देखना ज़रूरी होगा कि अमित शाह और राज ठाकरे के बीच हुई इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है और क्या महाराष्ट्र की राजनीति में हमें अब एक नया चैप्टर देखने मिलेगा। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे दोस्तों। लेकिन ये जो बैठक हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए हमें लगा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। अगर वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया महाराष्ट्र की राजनीति और इस बैठक का महत्व, और आपको लगा कि इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हमारी जब भी वीडियोज़ आएंगे आपको जानकारी मिलेगी। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।